हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों आज मैं कराने वाला हूँ OOSD की यूनिट 3। तो जैसा कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से कंप्लीट कर दिया है विद पिछले 3 साल के जितने भी PYQ से मैंने सारे के सारे सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आपको उसे चेकआउट करना है और यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करके ही यूनिट 3 देखने आना है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो टॉपिक्स हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। सो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि 2020 और 21 में आया था 10 मार्क्स में। और ऑब्जेक्ट डिजाइन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने इस यूनिट के अंदर क्या किए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो और पिछले जो 3 साल में टॉपिक्स आए हैं उन्हें सबको कवर करा दिया है। जितने भी मेरे को भी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो ये यूनिट काफ़ी थोड़ा मेहनत लग रही है, या नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो आने में, तो आप इतना हड़बड़ी मत मचाया करो कि यार वीडियो डालो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, मेरे भी नोट्स अभी बने नहीं है, ये भी नोट्स मैंने कल रात को पूरे बैठ के बनाए हैं, जब मैंने वीडियो डाली उसके बाद बैठ के बनाए हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हमारे 4K बहुत जल्दी होने वाले हैं, और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों कल क्या हुआ, कल मैंने ना अपना मेल चेक किया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मेल आ रखे थे कि टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो काम नहीं कर रहा है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, जिससे कि उन्हें नोट्स नहीं मिल पाए। तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मेल चेक नहीं किया था, उनका बहुत पहले मेल पड़ा हुआ था, उनको नोट्स नहीं मिल पाए। तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है सिर्फ उनके लिए जिनके जो जैसे लिंक वगैरह काम नहीं कर रहे, वहाँ पर भी मैं सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सअप चैनल है, ना कि व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पे कोई भी मतलब डिस्कशन वगैरह नहीं होगा। व्हाट्सअप पे सिर्फ चैनल रहेगा। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, वहाँ पर चैनल भी है, और व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सिर्फ नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। सो ये क्या है, ये हमारा पिछले 2020 और 21 में आया था 10 मार्क्स में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज अ प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑब्जेक्ट मॉडल। तो दोस्तों देखो, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक तो एनालिसिस और एक डिजाइन, दो मेथड काम करती हैं। एक तो एनालिसिस यानी कि जो हम एनालाइज करेंगे कि उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, वो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, और जब हम सॉफ्टवेयर मॉडल बनाएंगे किसी का तो उसके अंदर क्या क्या हमें मतलब चीजें की जरूरतें होंगी, वो सब हम एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को। तो देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिख दी, आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, अब हमारे द प्राइमरी टास्क इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। सो देखो प्राइमरी टास्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम, फिर उन सब ऑब्जेक्ट्स का क्या बनाओ, एक ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम। ठीक है, फिर हमारा डिफाइनिंग द इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके जो इंटरनल्स होंगे वो डिफाइन करो, जैसे जो कि एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के हमारे अंदर। फिर हमारा डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उन्हें डिफाइन करो, यानी कि एक्शंस। ठीक है, डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, फिर ये करो कि ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट कैसे करें, जैसे कि हमारे पास 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे रहेगा, उसे एनालाइज करना है। ठीक है, फिर है हमारा द कॉमन मॉडल यूज्ड इन OOA आर यूज केसेस एंड ऑब्जेक्ट मॉडल। तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर जो कॉमन मॉडल हमारे दो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में, एक तो होता है यूज केसेस और एक होता है ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस था। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी आ जाता है, इन दोनों को अलग अलग टाइप डिफरेंट मतलब डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पेपर में। ठीक है, तो इसे करके जरूर जाना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है। अब इसके अंदर तो हम सब एनालाइज कर लेंगे, अब इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको। सो OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के थ्रू हमें एक ऑब्जेक्ट मॉडल मिलेगा, उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो इसमें। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग द क्लास डेटा। अब जो भी हमारा क्लास डेटा होगा उसे हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, अगर रिक्वायर्ड है, अगर नेसेसरी है, अगर वो पहले से ठीक है तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है, ये से हम रीस्ट्रक्चर करेंगे अगर कोई भी अगर उसके अंदर ऑप्टिमल करना है, या फिर हमें लगता है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा फीचर हम मतलब उसके अंदर एनालिसिस में हमने ऐसे फीचर्स भी बता दिए जो असलियत में इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, तो डिजाइन क्या करेगा, उसे रीस्ट्रक्चर करेगा, उसे रीडिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो। अब जो उन्होंने मेथड लिखी है उसके अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर लगेंगे, कौन कौन सी एल्गो लगेंगी, उन्हें डिफाइन करेंगे हम इसके अंदर। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके कंट्रोल्स उन्हें करेंगे स्पेसिफाई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसोसिएशन यानी कि लिंक, वो बीच में लॉजिकल उनका कनेक्शन क्या रहेगा वो इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों खत्म हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिजाइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी वाइड टॉपिक था, ठीक है। तो इसके अंदर ना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम डिजाइन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर हायरार्की ऑफ सब सिस्टम, अब हमने बहुत सारे सब सिस्टम बना लिए, बहुत बड़ा एक सब सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम, देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट, देन एट्रीब्यूट्स, तो हमने एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बना लिया, ठीक है। हियर द डिजाइनर डिटेल आउट द स्ट्रेटेजी चूजन ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन। अब हम सिस्टम डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिजाइन के अंदर जो मेन टॉपिक है ना वो ये है, इन्हें आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा फॉलोइंग फेसेस होते हैं ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। देखो इस यूनिट में ना ज्यादातर जो टॉपिक है थोड़े थोड़े सिमिलर थे। अभी हम स्ट्रक्चर डिजाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे ना, वो भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। बस इसके अंदर क्या है कि आपको लिखकर आना है, अगर ये आ जाता है तो ये लिखकर आना है। मतलब सबके सिमिलर से टॉपिक हैं, थोड़े बहुत आपको मतलब ओवरव्यू ले लो सबका और फिर लिख लेना आराम से, ठीक है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन पहला फेस हो गया। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, फिर उन्हें रिप्रेजेंट करना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, उनके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उन्हें क्लासिफाई करना। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ऑब्जेक्ट का, ये पता है। एक तो हमारा स्टैटिक मॉडल होता है, एक हमारा डायनेमिक मॉडल होता है। स्टैटिक मॉडल और डायनेमिक मॉडल में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो हमारे स्टैटिक फीचर होते हैं वो स्टैटिक मॉडल में आते हैं, जो हमारे डायनेमिक फीचर होते हैं यानी कि बिहेवियर जो होता है वो हमारा डायनेमिक में आता है। फिर हमारा होता है एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम को डिजाइन हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। फिर हम डिजाइन ऑफ रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एसोसिएशन, जनरलाइजेशन वगैरह और वन टू एन एंड मैनी टू मैनी, ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हम रिलेशन करते हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो हमारी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन होंगी उसके लिए हमें कंट्रोल भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसे भी हम अच्छे से देखेंगे अभी आगे। पैकेज, क्लासेस एंड एसोसिएशन इनटू मॉड्यूल्स, अब उसके अंदर कैसे एसोसिएशन रहेगा यानी कि लिंक्स और लॉजिकल कनेक्शन रहेंगे, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फेसेस ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और अभी चाहो तो अभी आप इन्हें लिख भी लो देखकर, जिससे कि आपको आगे याद रहे। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिजाइन आपको दिखता है तो आपको ये सारे फेसेस लिख कर आने। कितने फेसेस हैं ये? 7 फेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिथम डिजाइन। तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम डिजाइन था अब उसे देखेंगे हम, एल्गोरिथम को डिजाइन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट डिजाइन के अंदर। तो देखो द ऑपरेशन इन द ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड यूजिंग एल्गो। जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो किसके थ्रू डिफाइन होते हैं? एल्गो के थ्रू डिफाइन होते हैं। द ऑप्टिमल एल्गोरिथम इज सिलेक्टेड फॉर द गिवन प्रॉब्लम डोमेन। अब जो भी हमें जो प्रॉब्लम दी है उसके लिए हम सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिमल हो उस एल्गोरिथम को हम लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक है। अब देखो दो मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं जब हम एल्गोरिथम को ऑप्टिमल मानते हैं। जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेते थे, जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होती थी हम उसे ऑप्टिमल मानते थे एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। तो देखो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले तो वही सेम टाइम एंड मेमोरी को देखेंगे, जिसकी कम होगी उसे लेंगे। फिर हमारी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल कितना है? एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड सुटेबली विदाउट लॉस। जो भी हम एल्गोरिथम लें वो हम जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं वो कोई भी हमें फीचर लॉस ना करना पड़े, वो वैसा का वैसा इंप्लीमेंट हो जाए उस एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। बहुत मतलब इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आप बस ये वीडियो देख के समझ जाओ और वहां पे लिख लो, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। आप लोग कहते हो ना जल्दी वीडियो डालो, देखो जल्दी वीडियो डालूंगा ना तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको फिर वीडियो क्या है 3-4 बार देखना पड़ेगा और नोट्स को फिर 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा। इसके लिए मैं थोड़ा अच्छे से समझ कर, खुद भी समझ कर और अच्छे से नोट डिजाइन करके वीडियो डालता हूं, जिससे कि आपको बस एक बार वीडियो देखनी पड़े और आपको सब समझ में आ जाए, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी, एल्गोरिथम जो हो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे कि एल्गोरिथम डेवलपर जो डिजाइन करता है ना, वो उसे अच्छे से समझ में आए कि वो डिजाइनर क्या लिखना चाह रहा है और वो कैसे इंप्लीमेंट करेगा फीचर को। क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर व्यू से देखा जाता है। तो एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम जो होता है ना वो ये जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोग्रामर ही समझ रहा हो, एल्गोरिथम हमें डेवलपर को भी समझाना होता है। एल्गोरिथम क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जब भी एल्गोरिथम डिजाइन आए तो आपको पहले एल्गोरिथम को डिफाइन करके आना है। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एनी प्रॉब्लम
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एनी प्रॉब्लम रिटन इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, ये हमारा एल्गोरिथम होता है। फिर हमारा डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो भी हमारी डिजाइन होती है हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। बिफोर अ डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। जब भी हम डिजाइन को इंप्लीमेंट करें उससे पहले वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, सो एज द मेक द इम्प्लीमेंटेशन मोर इफिशिएंट, जिससे कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है इफिशिएंट हो जाए, यानी कि फास्ट हो जाए उसका एग्जीक्यूशन। इट फॉर मिनिमाइज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड अदर मैट्रिक्स, और उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम स्पेस और अदर मैट्रिक्स थोड़ी कम होगी उसकी कॉस्ट, ठीक है। It is often seen that a perfectly optimized design is more efficient but less readable and reusable। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम डिजाइन को ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो इफिशिएंट तो फास्ट तो हो जाता है, लेकिन वो रीडेबल और रीयूजेबल बहुत कम रह जाता है, ठीक है। वो रीडेबल में नहीं आता क्योंकि अगर हम डिजाइन को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देंगे तो वो कुछ ही प्रोग्रामर या कुछ ही डेवलपर समझ पाएंगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें वो एल्गो वगैरह आती ही नहीं है तो वो कैसे समझेंगे, ठीक है। फिर हमारा डिजाइनर मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो देखो डिजाइनर को क्या करना है कि डिजाइन हमारी ऑप्टिमाइज भी हो और रीडेबल भी हो, रीयूजेबल भी हो, ठीक है। ये तीनों चीजों पर बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने एक फैक्टर तो बढ़ा दिया, रीडेबल और रीयूजेबल तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है लेकिन रीडेबल और रीयूजेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, बीच में दोनों के बैलेंस रखना है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। ऐड रिडंडेंट एसोसिएशन, उसके अंदर रिडंडेंट एसोसिएशन को ऐड करो, मतलब कि जो लॉजिकल लिंक्स हैं वो अच्छे से ऐड करो। फिर ओमिट नॉन यूजेबल एसोसिएशन, जो हमारे बीच में जो लिंक हमारे यूजेबल नहीं है उसे ओमिट कर दो, निकाल दो, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो भी है पहले जो एल्गोरिथम आई है उसे ऑप्टिमाइज कर लेना। सेव डिराइव्ड एट्रीब्यूट टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन, जो भी हमारे डिराइव एट्रीब्यूट है उन्हें सेव करके रखो जिससे कि रिकम्प्यूटेशन बार बार ना करना पड़े। डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है एग्जाम्स के अंदर, या फिर मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा कंटेंट, तो आपको क्या करना है, आप तो देखो सही आपके नंबर आ ही जाएंगे, आपको क्या करना है, आप इस चैनल को है ना अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। जूनियर्स को शेयर करना, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके जूनियर्स को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। प्लीज शेयर कर देना, एक बंदा एक अपने जूनियर्स को तो शेयर जरूर करना, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन से आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम कुछ बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए उसके मतलब साथ के साथ लिखते जाते हैं कि हमने ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया। कोई भी चीज हम करते हैं ना तो रिपोर्ट फाइल बनाते हैं ना, वही हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ आपको डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। इससे क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके रिकॉर्ड को हम रखते हैं, यानी कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें ना उसको लिखते जाते हैं कि हमने यहाँ पर ये चेंजेस किए, यहाँ पर हमने ये ऐड किया, ठीक है। जिससे कि आगे कोई भी, जैसे आपने देखा ना, अगर हम कोई लिखते रहते हैं तो आगे मतलब कोई अगर हम चले जाते हैं, हमारी जगह कोई और आता है, चेंज होता है, तो उसे दिक्कत ना आए, ठीक है, कि हमने यहाँ पर चेंजेस करे थे और यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। तो यूजेस एरियाज, अब डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के हमारे यूजेस एरियाज क्या है। इन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एट इन बीइंग डेवलप्ड बाय नंबर ऑफ डेवलपर्स, सही बात है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बहुत सारे डेवलपर्स के थ्रू डिजाइन बनाया जाता है तो सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। अब हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा, हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर इवेल्युएटिंग अ सॉफ्टवेयर, अब हमें कोई इवेल्युएट करना है, अगर आगे अपडेट लाना है सॉफ्टवेयर का तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। फॉर फाइंडिंग कंडीशन एंड एरियाज ऑफ टेस्टिंग, उसके अंदर कोई टेस्टिंग के लिए कोई एरिया तो नहीं है, यानी कि कोई उसके अंदर ऐसा तो नहीं है जो हमें टेस्ट करना पड़े, ठीक है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हमारा कंटेंट्स, अब हमारे डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना हम हर चीज उसे, जैसे हम उसे अच्छे से एक एक चीज लिखेंगे, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स होंगे, ठीक है, उसी को हमें रूल्स मतलब फॉलो करने, ठीक है। हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर, उसके अंदर जो हम सिस्टम आर्किटेक्चर होगा वो हाई लेवल होगा। की एब्स्ट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म, की एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हम मतलब वर्ड्स पूरे ऐसे मतलब ऐसे लिखेंगे जो डेवलपर को ही समझ में आए, सबको समझ में ना आए, मतलब कि उसे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, उसे कोई ऐसे कॉन्साइज वर्ड में लिखना है जो बस कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जो मतलब
ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना जो सिर्फ हमारे टेक्निकल बंदों को समझ में आते, सबको समझ में नहीं आते, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन सबको समझ में आता है कि नहीं आता, बस हमें पता है ना एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऐसे ही लिखना है। फिर सिनेरियोज दैट इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ द मेन एस्पेक्ट, अब हमारे जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनके सिनेरियो को भी लिखना है, ठीक है। फिर हमारे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, एक तो ये कॉन्साइज होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और डायग्रामेटिक होता है इंस्टेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव। अब देखो ज्यादा लिखना नहीं है आपको, ज्यादा डायग्राम्स इसमें ड्रॉ करने, इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बार बार आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी होगी, बस एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि स्टैटिक और क्योंकि ये सिलेबस में वो था टॉपिक, तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, क्योंकि 2 नंबर में ज्यादातर आता है, कि 10 नंबर में तो आने नहीं वाला। स्टैटिक मॉडल और डायनेमिक मॉडल, क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम हमारे स्टैटिक मॉडल होते हैं, डायनेमिक मॉडल हमारा इंटरेक्शन है, स्टेट चार्ट डायग्राम होता है, ठीक है। अब हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने यूनिट 1 में कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, अच्छे से, ठीक है, आपको समझ लेना। अब देखो मैंने यहाँ पे मतलब लिख भी रखा है, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिट 1 में मैंने आपको कराया था, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने पूरे कराए थे, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, ये सारे आपको यूनिट 1 से पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, तो जैसे ऑब्जेक्ट डिजाइन में मैंने आपको बताया था इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे रूल्स एंड मेथड होते हैं इंप्लीमेंटेशन के, ठीक है। इसके अंदर रूल्स और मेथड डिफाइंड होते हैं जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो पहला क्या होता है, रिप्रेजेंट स्टेट एज लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टेट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट, तो ये क्या है हमारे, ये इंप्लीमेंटेशन करने की हमारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। ये एक मेथड है जो कि ट्रेडिशनल है, पहले होती थी, ठीक है। अब फाइनाइट स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन पता है ना आपको, वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली, ठीक है, इंप्लीमेंटेड एज अ प्रोग्राम, उसे हम एज अ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते थे। मेन कंट्रोल पाथ फॉर्म्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, द ब्रांचेस फॉर्म द कंडीशंस एंड बैकवर्ड पाथ लूप्स इटरेशन। तो देखो इसके अंदर जो हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है वो एक मेन पाथ से डिनोट की जाती है, फिर हमारी जो ब्रांचेस होती हैं वो हमें कंडीशंस बताती हैं, यानी कि देखो ये हमारा एक मेन पाथ है, Q0 Q1, ये हमारा एक मेन पाथ है, ठीक है। ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन को, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बता रहा है। अब इसके अंदर अगर ब्रांच आ जाती है, कोई ब्रांच आ जाती है, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर बैकवर्ड कंडीशन है, कोई अगर बैकवर्ड कंडीशन है, तो हमारी ये लूप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाली कंडीशन तो ये हमारी ट्रेडिशनल कंडीशन थी, रिप्रेजेंट स्टेट एज अ लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारे स्टेट मशीन इंजन, तो देखो ये क्या होता है, स्टेट मशीन इंजन डायरेक्टली स्टेट मशीन इंजन क्लास के थ्रू हम स्टेट मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्टेट मशीन थ्रू अ स्टेट मशीन इंजन क्लास, आपको बस इतना लिख कर आना है, ठीक है। इसमें कंट्रोल एज कॉन्करेंट टास्क, तो देखो ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ टास्क। अब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, टास्क जैसे कि टास्क होते हैं ना वैसे इंप्लीमेंट होंगे इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें। तो देखो इसके अंदर ऐसे लिखा जाएगा कि जिससे हम उस कोड को हम एग्जीक्यूट भी कर सकें। इट प्रिजर्व द इनहेरिट कॉन्करेंसी ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर दें एज अ टास्क, तो वो होता है हमारा कंट्रोल एज कॉन्करेंट टास्क। तो ठीक है, आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। छोटा ये वाला अगर नहीं भी आया ना तो आप बस इतना लिखाना, डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्टेट मशीन थ्रू अ स्टेट मशीन इंजन। इसके अंदर हम स्टेट मशीन जो होती है ना उसे हम स्टेट मशीन इंजन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये तीनों आपको आ गए। इंप्लीमेंटेशन अगर कंट्रोल आता है तो आपको ये तीनों लिख कर आए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मतलब ये जो हमारा यहाँ तक था ये हमारा पार्ट 1 था यूनिट का, ठीक है। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा यूनिट का पार्ट 2 भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो ये हमारा 2022-23 और 20-21 ये दोनों सालों में आया है। 10-10 मार्क्स में आया था। स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन दोनों आए थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मतलब इसके ऊपर लिखा है, मतलब आगे मैं स्ट्रक्चर डिजाइन भी पढ़ाऊंगा तो वो भी देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन ये क्या होता है? इट इज अ डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउज द एनालिटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटी इन अ लॉजिकल वे। अब उसके अंदर देखो बहुत इजीली डिफाइन लिखी है जिसको आप पढ़ के ही समझ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो एनालिसिस होता है हमारे पास वो अंडरस्टैंड करता है सिस्टम को कैसे, उसकी एक्टिविटीज को कैसे लॉजिकल वे में, ठीक है, सिस्टम को और उसकी एक्टिविटीज को लॉजिकल वे में
अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर है हमारा इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच विच यूज ग्राफिकल टूल्स that analyze and define the objective of an existing system and develop new system। अब हमारे पास कोई existing system है, उसके अंदर हमारे पास कुछ graphical tools होते हैं जो कि उसे एनालाइज करते हैं और रिफाइन करते हैं हमें न्यू सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इन डिफाइंस को आप अपने आप ही बना लोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, इट इज अ ग्राफिक विच स्पेसिफाई द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये ग्राफिक्स होती है हमारी जो एप्लीकेशन को प्रेजेंट करती है। इट डिवाइड द प्रोसेस, ये हमारे प्रोसेस को डिवाइड कर देता है अलग अलग पार्ट्स में। इट इज अ लॉजिकल रेदर देन फिजिकल, ये हमारा लॉजिकल होता है, ना कि हमें दिखता है ये हमें बस लॉजिकली हमें पता होता है। इट इज एन अप्रोच दैट वर्क्स ऑन हाई लेवल टू लोअर लेवल, ये हाई लेवल टू लोअर लेवल जाती है, ठीक है, ये ऐसी अप्रोच है। फिर हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के टूल्स क्या क्या होते हैं, देखो एक तो हमारा फ्लो डायग्राम होता है, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर जब तक उसके अंदर डायग्राम नहीं होगा तो वो लॉजिकल वे मतलब कि बहुत कम बनते हैं बिना फ्लो डायग्राम के, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम होना चाहिए, एक हमारे पास डेटा डिक्शनरी होनी चाहिए, डिसीजन ट्री होना चाहिए, डिसीजन टेबल होनी चाहिए, एक सूडो कोड होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी मतलब टॉपिक्स हैं, इन सबको डिफाइन नहीं करना, बस आपको ऐसे लिख कर आना है, दोनों अगर आ जाते हैं तो आपको बस मैंने इतना कंटेंट लिखा है कि जितना कंटेंट आप 10 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। ये अकेला नहीं आता 10 नंबर में, 10 नंबर में स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन दोनों आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन। स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। ये हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये आपको अच्छे से आती होगी अगर आपने मतलब डा पढ़ा है, डीएसए पढ़ा है, ठीक है। वेयर अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सर्वल स्मॉल प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोटी छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम, ईच प्रॉब्लम इज इंडिविजुअली सॉल्व, फिर हम हर एक प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं अंटिल द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब कि हमारे पास बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, उसको हमने एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दिया और उस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जब तक कि वो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। It emphasizes that these modules be well organized in order to achieve precise solution। जो भी हमारे मॉड्यूल्स हों वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जब हम हमारे सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। These modules are arranged in hierarchy, वो जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो हमारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में मॉड्यूल अरेंज होंगे। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, और जिससे कि वो कम्युनिकेट एक दूसरे से कर पाए। तो इसके अंदर देखो दो मेन टॉपिक हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन और कपलिंग 2 नंबर में बहुत बार आता है, क्योंकि इसके नाम ऐसे है ना, मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो 2 नंबर में आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोहेजन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑल फंक्शनलिटी रिलेटेड एलिमेंट। अब जो बहुत सारे हमारे रिलेटेड एलिमेंट है ना, उन्हें अगर हम ग्रुप कर दें तो उसे कहते हैं कोहेजन। ग्रुपिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स उसे हम कहते हैं कोहेजन। अब है हमारे कपलिंग। कपलिंग क्या होती है, अगर हम ये जो हमारे मॉड्यूल्स है जो हमारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अरेंज है उनके बीच में अगर हम कम्युनिकेशन कराएं तो उसे कहते हैं कपलिंग। देखो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों को आप अभी लिख भी लो, देख लो, मैं बता रहा हूँ पेपर में आ सकते हैं, इसके लिए अभी लिख लो, बस बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, दोनों को डिफाइन करके आ जाना, ठीक है। अ गुड स्ट्रक्चर डिजाइन हैज हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। जो हमारा सबसे अच्छा वो होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारी जो कोहेजन होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि जो ग्रुपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना, और कपलिंग बहुत कम होती है, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो 2020 और 21 में आए हुए क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, जो कि पार्ट में आया था किसी के, मतलब कोई एक क्वेश्चन था उसके साथ पार्ट में आया था OMT मेथोडोलॉजी और SASD मेथोडोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पर क्या है हमारी ऑब्जेक्ट मेथोडोलॉजी टेक्निक, तो देखो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखो ये हमारी ट्रेडिशनल है और ये हमारी अभी काम करती है, ये मैं आपको डिफरेंस पहले बता देता हूँ। इट मैनेज अ सिस्टम अराउंड प्रोसीजर, ये हमारे प्रोसीजर के बिहाफ पर सिस्टम को मैनेज करते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पर सिस्टम को मैनेज करते हैं। फोकस ऑन फंक्शनल मॉडल, ये हमारे फंक्शनल मॉडल पे फोकस करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट मॉडल पे फोकस करते हैं। ये हमारा एक हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये हमारा एक एडवांस अप्रोच है। ये इजी टू मॉडिफाई नहीं होते, ये हमारे इजीली मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। ये लेस यूजेबल, मतलब कि लेस यूजेबल और मोर यूजेबल रीयूजेबल, इसका मतलब पता है क्या,
कि मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब बन जाता है तो देखो एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, उसकी जो भी हमारे एट्रीब्यूट और ऑपरेशन है उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिए। अब हमें सेम ऑब्जेक्ट्स कहीं और मतलब दूसरे मॉड्यूल में कहीं काम कराना है तो हम यही ऑब्जेक्ट को वहां पर लिंक करा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी रीयूजेबिलिटी बन जाती है कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ रहा, हमने एक बार जो बना लिया उसे हम रीयूज कर सकते हैं। अब ओएमटी में क्या होता था कि हम जो ऑब्जेक्ट थे मतलब कि जो प्रोसीजर थे, ये हमारे फंक्शन और प्रोसीजर पे काम करते हैं, जो हमारे प्रोसीजर थे हम उन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते, हम उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें वापस बनाना पड़ेगा। तो ओएमटी हमारी वो मेथोडोलॉजी थी जो कि ट्रेडिशनल में काम करती थी, हिस्टोरिकल वे था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेएसडी, मतलब कि मैं कहूं तो यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये भी कह सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको यूनिट पूरी नहीं करनी है ना तो एसए और एसडी और जेएसडी ये कर लेना, ठीक है। आराम से 20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, दोनों 10-10 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो जेएसडी क्या होता है, जेएसडी हमारा फुल फॉर्म, ये हमारा 2022-23 और 20-21 में आया 10-10 मार्क्स में। जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड किसके लिए होता है, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट। तो देखो जेएसडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल जैक्सन इन 1983। वो माइकल जैक्सन डांसर नहीं, ये हमारे प्रोग्रामर थे माइकल जैक्सन, जो कि 1983 में जेएसडी को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, ठीक है। The fundamental principle of JSD is that it focuses on describing the real world by the system। अब देखो हमारी जो भी डेवलपमेंट रूल्स हो रहा है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जेएसडी हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे फोकस करता है, जो भी हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना उस पे फोकस करेगा। फिर हमारा इट मेन फोकस इज मैप द प्रोग्रेस इन द रियल वर्ल्ड, जो भी हमारा रियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस होगा उसे मैप करेगा। जेएसडी इज अ मेथड ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट दैट कवर्स द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल आइदर डायरेक्टली और बाय फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हमारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को क्या करता है, कवर करता है। तो देखो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होती है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल हमारी होती है कि मतलब सॉफ्टवेयर को, मतलब सॉफ्टवेयर की हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब हमारे पास मैं एग्जांपल ऐसे दूं तो हमारे पास जैसे एक सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रॉब्लम आई कि हमें स्टूडेंट की जो है ना अटेंडेंस मार्क करनी है, ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर हमें स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब जेएसडी हमारा यहीं से वर्क करना शुरू कर देगा, इसे भी कवर करेगा जेएसडी, यानी कि मतलब जो हमारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम है ना उसे भी कवर करेगा जेएसडी। फिर इससे हम क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे पहले स्टूडेंट हमारे डेटा कितना है कि मतलब उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी सॉफ्टवेयर की। फिर हम देखेंगे कि हम उसके अंदर कौन कौन सी हम मतलब वे लगा सकते हैं अटेंडेंस के लिए, मतलब उसके अंदर हम एआई का यूज कर सकते हैं, एमएल का यूज कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन या फिर मतलब फिंगरप्रिंट से या फिर मतलब चेकआउट वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं। वो सब हमारा एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। और फिर वो सॉल्यूशन का जो हम देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आ गया है, ठीक है, वहां तक मतलब कि पूरी सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर साइकिल होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो देखो यहां तक हम क्या करते हैं, यहां तक जेएसडी उन सबको कवर करता है, ये हमारी होती है सॉफ्टवेयर साइकिल। समझ में आ गई होगी आपको, लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर हमारा 3 फेसेस ऑफ जेएसडी। जेएसडी के अंदर हमारे 3 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा मॉडलिंग फेस। मॉडलिंग फेज क्या होता है, इन दिस द डिजाइनर क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द एंटिटीज इन अ सिस्टम। जो भी हमारी सिस्टम के अंदर एंटिटीज होंगी उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, उनका एक एंटिटी स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएगा, मतलब यूज केस डायग्राम पता है ना, वही समझो यूज केस डायग्राम बनाएगा, ठीक है। और फिर देखो उसके अंदर क्या क्या देखेगा, द एक्शंस दे परफॉर्म, जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्शंस, एट्रीब्यूट जो होंगे एक्शंस के, टाइम ऑर्डरिंग ऑफ द एक्शन इन द लाइफ ऑफ द एंटिटीज। अब जैसे कि हमारा स्टूडेंट वाला वो था एग्जांपल था स्टूडेंट अटेंडेंस का, तो इसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट क्या एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट हमारी एक एंटिटीज है, इसके अंदर एंटिटी है, इसके अंदर एक हमारा जो फैकल्टी होंगे वो भी हमारी एक एंटिटी होंगे, ठीक है। तो पहले फैकल्टी के थ्रू हमारी अटेंडेंस मतलब क्रिएट की जाएगी, अटेंडेंस जो भी लिस्ट होगी, और फिर स्टूडेंट के थ्रू हमारी वो मार्क करी जाएगी। तो क्रिएट, मार्क, ये सब हमारे क्या हो गए, ऑपरेशंस हो गए। अब हमारी जो अटेंडेंस लिस्ट होगी वो हमारी क्या हो गई, एक एट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब कैप्चर करेगा मॉडलिंग फेज में कि क्या क्या होंगी, लॉजिकल वे में करेगा। ऐसा कुछ वो बना नहीं रहा है, बस वो लॉजिकल वे में उसे देख लेगा कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर हमारा आएगा स्पेसिफिकेशन फेज। स्पेसिफिकेशन फेज क्या करेगा, फोकस करेगा एक्चुअली व्हाट इज टू बी डन। एक्चुअली मतलब कि
अब हमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है। हाँ, मतलब एल्गोरिथम वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि व्हाट टू बी डन, क्या क्या डन होगा हमारा, ठीक है। ये पहले हमने लॉजिकल वे में देख लिया, फिर हम देख लेंगे कि मतलब कि क्या क्या होगा अच्छे से, और स्पेसिफाई करके देख लेंगे। अ सफिशिएंट मॉडल ऑफ अ टाइम ऑर्डरिंग वर्ल्ड मस्ट इट सेल्फ अ टाइम ऑर्डर। तो देखो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे जो मॉडलिंग फेज में से हमें टाइम ऑर्डरिंग वाला एक्शन मिलेगा, उसे हम अच्छे से टाइम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन फेज में। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज। इसके अंदर देखा हमने व्हाट इज टू बी डन, इसके अंदर देखेंगे हाउ इज टू बी डन, उसके अंदर हाउ और इसके अंदर व्हाट, ठीक है। इसके अंदर अब होगा दिस फेज डिटरमाइन हाउ टू बी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। जो भी हमने फंक्शनैलिटी देखी है उसे ऑप्टिमल वे में कैसे हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में। स्पेसिफिकेशन इनटू एफिशिएंट सेट ऑफ प्रोसेसेस designed in such a manner it would be possible to run them on a available software and hardware। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा हम सिस्टम बनाएं जो कि हमारे अवेलेबल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे वर्क कर जाए, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आता है। तीनों फेज आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो वापस जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेजेस। जेएसडी अगर सीधा पूछा जाता है तो पहले जेएसडी को डिफाइन करो, फिर उसके फेजेस, फिर स्टेप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ जेएसडी, स्टेप्स क्या होते हैं? पहला होता है एंटिटी यानी कि एक्शन स्टेप, फिर होता है हमारा इनिशियल मॉडल, इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं मॉडल फेज। देखो ठीक है, मॉडल फेज यानी कि हमारा जो पहला फेज है। फिर हमारा इंटरेक्टिव फंक्शन स्टेप, इंटरेक्टिव फंक्शन स्टेप, इंफॉर्मेशन फंक्शन स्टेप, सिस्टम टाइमिंग स्टेप, ये तीनों आते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन फेज में। फिर हमारा सिस्टम इंप्लीमेंटेशन स्टेप जो कि हमारा लास्ट स्टेप है इंप्लीमेंटेशन फेज में। पहले जो था ना जेएसडी, मतलब अभी जो नया उसका अपडेट आया उसमें 3 फेज हो गए, लेकिन जो पहले थे वो ये सारे 6 के 6 फेज थे, ठीक है। तो उसके अंदर अब 6 के 6 फेज के अंदर हमने उनको है ना मतलब उनको ग्रुप कर दिया उनका, जैसे इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन तीनों का ग्रुप बना दिया, और उन तीनों के ग्रुप को मतलब एक नाम दे दिया, ठीक है। फिर हमारा मेरिट्स ऑफ जेएसडी, एडवांटेज क्या है? इट इज डिजाइन टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जेएसडी मॉड्यूल फोकस ऑन टाइम, ये टाइम पर फोकस करता है। इट कंसीडर साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग एंड टाइमिंग, साथ में साथ प्रोसेसिंग होती रहे और टाइमिंग भी उसके ऑर्डरिंग में चलती रहे। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज क्या है? जेएसडी इज अ कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेस ग्राफिकल ओरिएंटेड एज अ कंपेयर टू एसएएसडी। जो हमारा स्ट्रक्चर एनालाइज और स्ट्रक्चर डिजाइन था उससे थोड़ा लेस ग्राफिकल है, मतलब ज्यादा ग्राफिकल नहीं है इसके अंदर। इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंस, जो कि 10 मार्क्स में आया हुआ है। मैंने यूनिट 1 में करा दिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। ये रहा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी बॉटम अप अप्रोच पे वर्क करती है। ये हमारी लेस सिक्योर होती है, ये हमारी हाई सिक्योर होती है। इट डील विद एल्गोरिथम, इट डील विद डेटा, ठीक है। इट टेक्स वेरी लेस मेमोरी, ये बहुत कम मेमोरी लेती है, लेकिन ये ज्यादा मेमोरी लेती है पॉप यानी कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के एज कंपेयर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। और हमारा प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जो होती है वो हमारी ओवरलोडिंग को परफॉर्म नहीं कर पाती, और लेकिन ये जो हमारी ऊप्स होती है वो हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर पाती है। जो हमारी पॉप होती है वो डेटा हाइडिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारा डेटा हाइडिंग पॉसिबल है एक्सेप्शन के थ्रू, आपको पता ही है, और एनकैप्सुलेशन के थ्रू। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड फंक्शन, इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है हमारे स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है उसको कहते हैं फंक्शन, और इसके अंदर जो डिवाइड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये तो आपको पता है, ये आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना, सी, फॉर्टन, कोबोल, ये हमारा एग्जाम्पल है पॉप का, ये हमारा एग्जाम्पल है ऊप्स का, C++, जावा, पाइथन, ठीक है। इजी आपको समझ में आ गया होगा आराम से, इतने इजी मतलब लैंग्वेज में लिख रखा है कि आपको आराम से समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा रोबस्टनेस, एक्सटेंसिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स में पिछली बार आया है, और ये हर बार पूछ ही रहते हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स में नहीं आया तो सिंगल किसी एक प्रॉपर्टी को 2 मार्क्स में पूछ लेंगे, अगर तीनों आई या फिर 2 आई
या फिर इसके साथ कोई एब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन पूछ लिया 10 मार्क्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ये, इसे हम समझेंगे अब। तो देखो 2022 और 23 में आया था ये 10 मार्क्स में। तो पहले हम देखते हैं रोबस्टनेस क्या होती है। तो इजीली क्या होता है, रोबस्टनेस रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू ग्रेसफुली हैंडल एक्सेप्शनल कंडीशन और अनएक्सपेक्टेड इनपुट विदाउट फेलिंग और क्रैशिंग। अब देखो कुछ हमारी कंडीशन और एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो आप भी जाएं तो हमारा सिस्टम हमारा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर अगर हमारी कोई डैमेज आ जाती है, यानी कि कोई हमारी मेमोरी हमारी फुल हो जाती है, तो ये थोड़ी ना वो हमारा एक एरर आ गया तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। वो हमें एक वार्निंग देगा कि आपकी मेमोरी फुल हो रही है, यानी कि 5 GB से पहले या फिर 10 GB से पहले आपको एक वो देगा वार्निंग कि आपकी मेमोरी फुल हो रही है। ऐसा थोड़ी ना वो तुरंत बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रोबस्टनेस होता है, रोबस्टनेस होता है कि जिससे कि हम ऐसी कंडीशंस को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। रोबस्टनेस अगेंस्ट इंटरनल बग्स मे बी ट्रेडेड ऑफ अगेंस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारा मतलब कोई भी इफिशियंसी पे काम नहीं कर रहा, लेकिन वो इंटरनल जो हमारे बग्स हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनल बग्स हैं, उन पर काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई आपसे गलत बटन दब गया, कोई भी आपसे गलत इनपुट हो गई, तो उसके अंदर पहले एक वार्निंग शो करेगा, ठीक है। फिर आपको कोई भी मतलब आप यस या नो करोगे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी हमारा एक एरर है, लेकिन उससे हमारा सिस्टम बंद नहीं होता। अब आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, ठीक है, वो कोई भी अगर एरर आता है वो बंद हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। वो उस पर पहले आपको वार्निंग देता है, वो आप उसके एक रिकवरी स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है, वो सब देखता है। अब प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरर्स, पहला क्या करता है, इसके रूल्स हमारे क्या है, रूल्स सबसे पहले प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरर्स के से हमें बचाएगा। सॉफ्टवेयर शुड प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इनकरेक्ट यूजर इनपुट। सॉफ्टवेयर हमें ऐसा बनाना है जो कि अगर यूजर हमें इनकरेक्ट इनपुट दे रहा है ना, उसके थ्रू हम हैंडल उसे प्रोटेक्ट कर सकें। इनकरेक्ट यूजर इनपुट शुड नेवर कॉज अ क्रैश। जो भी अगर गलती से इनपुट यूजर से थ्रू हो गया तो वो कभी क्रैश नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज आफ्टर द प्रोग्राम रन्स, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। डोंट ऑप्टिमाइज अ प्रोग्राम अंटिल यू गेट इट वर्किंग, ठीक है। जब तक इसके अंदर है ना, एक हमारा रूल है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो जब तक उसे ऑप्टिमाइज करो, जब तक उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करो जब तक वो हमारा रन हो रहा हो, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा, आप उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। सबसे पहले ये देखो कि उसकी आपके पास अप्रोच क्या है, अगर वो सॉल्व हो रही है तो फिर उसे ऑप्टिमाइज करो कि आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। फिर हमारा है अवॉइड प्री डिफाइंड लिमिट्स। उसके अंदर हमारी प्री डिफाइंड कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि मतलब कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हमें कंपाइल टाइम पर ही हमें जो डेटा वो लिमिट है उसकी देनी पड़े, हमेशा रन टाइम पर हो, ऐसा हो, ठीक है। डायनेमिकली उसकी जो मेमोरी एलोकेशन हो। व्हेन पॉसिबल यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट हैव प्री डिफाइंड लिमिट्स। जैसे कि कुछ हमारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे, जैसे कि हमारा वेक्टर होता है डेटा स्ट्रक्चर C++ में, जो कि हमारे डायनेमिकल मेमोरी को लेता है, डायनेमिकली लेता है मेमोरी को, लेकिन हमारा जो एरे होता है वो हमारा पहले ले लेता है, वो हमारा स्टैटिक मेमोरी का टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सटेंसिबिलिटी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यह हमारा फ्यूचर ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी to extend a system and the level of efforts required to implement the extension, ठीक है। ये हमारा इसके लिए होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको हम और एक्सटेंड कर सकें, उसके अंदर और लेवल्स को बढ़ा सकें। एक्सटेंशन कैन बी, उसके नाम से पता चल रहा है ना आपको, एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि वो एक्सटेंड कर सकें। एक्सटेंशन कैन बी थ्रू द एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी। एक्सटेंशन हमारा ऐसा हो सकता है कि हम उसके अंदर कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। अब हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे कि क्रोम है हमारे पास। क्रोम हमारा एक जैसे कि ऐप है, या फिर मतलब हमारा सॉफ्ट, जैसे कि हो गया, नहीं मैं क्रोम नहीं, जैसे कि हमारे पास एक इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम हमारा एक ऐसा वेब ऐप है, वेब ऐप में उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर है ना जो इंस्टाग्राम के जो भी एल्गोरिथम डेवलपर्स हैं वो उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। वो ऐसे बनाया गया है, वो एक्सटेंसिबल है। अब उसके अंदर जब 10,000 यूजर थे तो थोड़ा कम उसके अंदर रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब 1 बिलियन यूजर हो गए हैं तो उसके अंदर हम वो स्केलेबल है, यानी कि वो एक्सटेंसिबल है, उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितने यूजर आए उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो ऐसे बनाया गया है। उसके अंदर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हो सकती है, जैसे कि
कोई उसके अंदर या मतलब कि उसके अंदर कोई भी हमारा रील्स वगैरह का सेक्शन नहीं था, लेकिन अब ऐड हो गया शायद, है ना। फिर है हमारा द प्रिंसिपल प्रोवाइड फॉर एनहेंसमेंट विदाउट इनकम्पेयरिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम फंक्शन। ऐसा प्रिंसिपल है कि हमें एनहेंसमेंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनहेरिट एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक बाइंडिंग। इनहेरिटेंस और हमारे ये डायनेमिक बाइंडिंग इसके एग्जांपल है। इनहेरिटेंस आपको पता है ना कैसे होता है कि मतलब हम और भी फंक्शनैलिटी किसी न्यू क्लास के अंदर ऐड करा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। फिर हमारा रीयूजेबिलिटी, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए। एक्सटेंशन और रोबस्टनेस इतने अच्छे से मतलब नहीं समझ जाएगा कोई, मैंने आपको इतनी इजीली समझा दिया। बस आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। अगर आपको ये आप बस वीडियो देख ली ना, आप एग्जाम में मतलब कि 3-4 पॉइंट आराम से इसके लिखाओगे, ठीक है। रीयूजेबिलिटी, reusability is a segment of source code that can be used again to add new functionality with slight or non modification। मतलब सीधा ये इनहेरिटेंस को ये मतलब मैप कर रहा है कि इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें वापिस यूज करते हैं न्यू हमारी क्लासेस के अंदर, है ना। वही हमारा रीयूजेबिलिटी है कि वापिस कोई भी सोर्स कोड को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिड्यूस डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग कॉस्ट। हमारा जो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा डिजाइन कोडिंग और टेस्टिंग की कॉस्ट को कम कर देता है। जो हमारा पहले से कोड लिखा हुआ है, पहले से टेस्टेड है और कोडेड है और डिजाइंड है, तो उससे हमें वापस नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पैसे बचेंगे। ऑल्सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड सिंप्लीफायर अंडरस्टैंडिंग। अब ये अमाउंट ऑफ, जैसे कि अब बहुत सारा अगर हम बार बार एक ही चीज को लिखेंगे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब वो अमाउंट ऑफ कोड भी हमारा कम होता है। In OOL, Object Oriented Language, the possibilities of code reuse in greatly enhanced, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कोड को रीयूज करने की। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रीयूजेबिलिटी की? पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन, स्केलेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये तीनों हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है रीयूजेबिलिटी की। ये थे हमारे इसके टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारे। तो हम मतलब कि बिल्कुल खत्म करने वाले हैं यूनिट को, ये बस थोड़ा सा रह गया है। सो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इन चारों के टॉपिक इस यूनिट में भी हैं और पहली यूनिट में भी हैं। तो मैंने इन सबको ही कवर करा रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये रहा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मल्टी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल सेम लिख कर आना है। ये नहीं है बिल्कुल भी चेंजेस है, सब कुछ सेम लिख कर आना है। बस इसमें है ना, अब जो पहली यूनिट में था थोड़ा है ना मतलब डीपली नहीं पूछा था, लेकिन जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके अंदर डीपली पूछा है। तो मैंने पहली यूनिट में ही उसे डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। आपको बस क्या करना है, अगर आपने पहली यूनिट देख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं देखी है तो एक बार जाके पहली यूनिट देख लेना, स्टार्टिंग की थोड़ी सी वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको ये सब समझ में आ जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू मैप द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की ही जरूरत है। हम बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के भी कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को मैप कर सकते हैं। देख कैसे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन as a concept means to create logical representation of physical और conceptual item like a vehicle, a person। जैसे कि हमारी जो भी फिजिकल एंटिटी होती है उसकी अगर हम एक लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना सकें तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई व्हीकल है, उसका हम कोई लॉजिकल बना सकें कि हमारे पास एक कार हो गई, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, कुछ उसके कुछ ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। एक हमारे पास पर्सन है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, कुछ ऑपरेशन हो गए, जैसे कि एट्रीब्यूट्स नेम, उसका वेट, ये सब हमारे उसके क्या हो गए एट्रीब्यूट्स हो गए। और जो ऑपरेशंस उसके क्या है ईटिंग, बाथिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ये सब क्या हो गए इसके, ये हो गए ऑपरेशन, ठीक है। It is thus possible to create construct very close to modern classes as this known in C++ using structure in C, ठीक है। जो C++ के अंदर हमारी मॉडर्न क्लासेस है उसके काफी क्लोज हम ऐसी क्लास बना सकते हैं किसका यूज करके, C का स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो C के अंदर हमारा एक ये वो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और हम एक डेटा टाइप बना सकते हैं। आपने सी पढ़ी है तो स्ट्रक्चर आपको आता होगा, ठीक है। तो देखो इनफैक्ट जो हमारे C++ का कंपाइलर है वो भी एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने से पहले अपने कोड को पहले C लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये याद रखना, जो हमारा C++ होता है उसका कंपाइलर सबसे पहले
जो हमारी C++ का कोड है उसे C लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो देखो इन C स्ट्रक्चर हमारा क्या क्या कर सकता है, कंटेन वेरिएबल स्पेलिंग गलत हो गई थी, कंटेन वेरिएबल्स, पॉइंटर फंक्शंस, पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, ये हमारा एक वर्चुअल फंक्शन होता है, ये फंक्शन को पॉइंट कर सकता है, और ये जो पॉइंटर हमारा फंक्शन को पॉइंट करा उसे भी पॉइंटर एक पॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर की हमारे मतलब इसके अंदर ये कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट इन सी के अंदर हमारा क्या क्या नहीं होता। एक तो कोई हमारी प्राइवेसी थ्रू विजिबिलिटी कीवर्ड नहीं होते, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये नहीं होते, इनहेरिटेंस नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता सी के अंदर। ठीक है, ऐसे आपको लिख कर आना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको बस ये थोड़ा सा प्रूफ जैसा क्वेश्चन है कि मतलब हमें प्रूफ करना है, तो हमें पहले थोड़ी सी है ना इसके अंदर हमें मतलब कंडीशन देनी है कि ये हो सकता है, फिर हमें ऐसे लिखना है दैट सेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि हमें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड्स और पैरामीटर पासिंग बहुत ही इजी है, आपको आते भी होंगे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एनी मॉडिफिकेशन टू द फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन अफेक्ट ओनली द सेपरेट। तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी कॉपी पास होती है जब हम एक फंक्शन के अंदर पास बाय वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास पहले एक मेन फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक इंट a है जिसकी वैल्यू 2 है, एक इंट b है जिसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन पास किया इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 2 और 3। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा यहाँ पे जैसे डिफाइन है इंक्रीमेंट, इंट है फंक्शन, इंक्रीमेंट डिफाइन है, और इसके अंदर हमने इंटीजर a एंड b पास कर रखे हैं। ठीक है, ये हमारी पास बाय वैल्यू है, इसके अंदर कोई भी एड्रेस पास नहीं हो रहा। तो इसके अंदर हमने a को इंक्रीमेंट कर दिया और b को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और हमने ये फंक्शन स्टॉप कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो है ना कॉपीज जाएंगी, यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनेगी, ए की अलग मेमोरी में, बी की अलग मेमोरी में। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी है ना, इसके अंदर कोई भी कॉपीज जो होंगी उसी के अंदर चेंजेस होंगे, कोई भी एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको सी आउट यानी कि प्रिंट करवा दें ए को और बी को, तो ये क्या प्रिंट होंगे, ये सेम 2 और 3 प्रिंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करा दें तो यहाँ पर ये कितने प्रिंट होंगे, यानी कि ए प्लस प्लस कितना होगा हमारा, ये 2 था तो 3 हो जाएगा, और बी प्लस प्लस 3 था तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पास हुई है। समझ में आ गया होगा आपको। अब है हमारा पास बाय रेफरेंस हम एड्रेस पास करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पास करते हैं बस यहाँ पर एक हमारा M% लग जाता है जिससे कि एड्रेस पास हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर भी जो चेंजेस हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पे मतलब 3 और 4 प्रिंट होगा। ठीक है, उसमें 2 और 3 प्रिंट हो रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी लिखकर आता है तो आपको ये लिखना है और एक एग्जाम्पल देकर आना है कोडिंग में, ये सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पूरी, और हमने पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे 2 मार्क्स में, है ना। और जल्दी मैं यूनिट 4 और 5 डाल दूंगा। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे भी मैं यूनिट डालने वाला हूँ। और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को। अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम लिंक आपका नहीं काम कर रहा तो आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको बस क्या करना है, अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को शेयर करना है, जिससे कि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े और थोड़ा सा अच्छा वॉच टाइम वगैरह आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।